नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ ही बताते चले डीजीएमओ की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पाकिस्तान को 2 टुक दी गई है जवाब के तौर पर। देखिए, अगर सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। डीजीएमओ की तरफ से ये बड़ी बात कही गई और पाक डीजीएमओ ने बात करने की पेशकश की थी। और इस बात पर देखिए, डीजीएमओ की पाकिस्तान को 2 टुक है। अगर यहाँ सीज फायर तोड़ा गया तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से तगड़ा जवाब दिया जाएगा। हमने अपना टारगेट और मकसद पूरा कर लिया है। और पाक डीजीएमओ ने बात की पेशकश की थी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को तेज किया गया। लेकिन फिलहाल लगातार आप देखिए, ये सीज फायर तुरंत हमलों को रोकने के लिए हुआ है। 12 मई को मीटिंग होनी है, संघर्ष विराम पर बातचीत होनी है और आज रात देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और अगर कुछ होता है तो फिर देखा जाएगा। बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमले किए गए। 100 आतंकवादियों को मारा गया। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकियों के चेहरे भी शामिल हैं। और यह भी बताना जरूरी कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमारे बॉर्डर के जो स्टेटस में स्थित सैन्य ठिकाने हैं वहां पर बड़ी बात कही थी कि हमले किए गए, उसकी कोशिश की गई। हमने उन्हें हवा में ही मार गिराया है। एक भी टारगेट सक्सेस नहीं होने दिया गया है। इसके बाद यहां पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की गई जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए हैं। बॉर्डर और एलओसी पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में हमारे 5 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से डीजीएमओ की तरफ से बड़ी बात रखी गई थी। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की यहां किस तरह से कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल जो ये खबर आ रही थी ये बिल्कुल गलत थी और पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है। और जो टारगेट चुना गया था उसे जितना नुकसान पहुंचाने की योजना थी उतना पहुंचाया गया है। और हमारा काम टारगेट हिट करना था, ये देखना नहीं कि कितने यहां पर मारे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपनी बात को सामने रखा गया। फिर एयर मार्शल की तरफ से भी कह दिया गया है कि यहाँ पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनसे दोपहर 3:30 पर बातचीत हुई जिसमें तय हुआ कि 7 बजे के बाद से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगली बातचीत 12 मई यानी कि कल दोपहर 12 बजे बताई जा रही है। और कुछ ही घंटों के बाद जिस तरह से संघर्ष विराम तोड़ा गया, ड्रोन अटैक किए गए, फायरिंग की गई, हमने उन्हें मैसेज भेजा कि हम यहां पर जिस तरह से बात कर रहे हैं उसका जवाब देना भी जानते हैं और मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। इसके बाद यहां आर्मी चीफ ने कह दिया कि हमें जवाब देने की पूरी अथॉरिटी दी गई है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि पूरी छूट हमारी सेना के जवानों को दी गई है। और साथ ही साथ हमें तनाव बढ़ाने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं यहां पर चाहिए। लेकिन अगर हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया गया तो इसका निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है जिन्हें हमने निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने ड्रोन यूएवी से हमला किया। हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमने ये करने की यहाँ पर पूरी तरह से सक्षमता जो है वो दिखाई है और सक्षम भी थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। और दुश्मन को नाक चने चबाए गए हैं। उसके बाद ही देखिए एयर मार्शल की तरफ से किस तरह अपनी बात रखी गई। एयर मार्शल कह रहे हैं कि जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, नाल, डलहौजी, फलोदी में इन्होंने हमला किया। हम तैयार थे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह इन्हें किया गया है और साथ ही साथ हमारी जमीन पर उनके लगातार हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और उनके लगातार एयरबेस और पोस्ट पर हमने हमले के बाद उन्हें जवाब भी दिया है। हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। और साथ ही साथ बताते चले कि एयरबेस कमांड सिस्टम, मिलिट्री एयरबेस को यहां पर उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल उसमें किस तरह से आप देखिए ये कार्रवाई हुई। और साथ ही साथ एयर मार्शल ने ये बताया कि चकलाला, रफीकी, रहयार खान में ही हमला किया गया और उन्हें कहा गया कि आक्रामकता से माफ नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। और डीजीएमओ की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि अगर कोई हरकत होती है तो उसका तगड़े तरीके से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि कल आपने देखा
5 बजे सीज फायर कहा गया, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ। लेकिन आज 2 टूक यहां पर डीजीएमओ की तरफ से कह दी गई है और डीजीएमओ की तरफ से यह कह दिया गया कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर तगड़ा जवाब यहां पर मिलेगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। ब्रिगेडियर संजय खन्ना, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए संजय जी। कर्नल एसएस पठानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। प्रोफेसर ललन प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर संजय खन्ना आप ही के पास आऊंगी। डीजीएमओ ने आज साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि आज अगर किसी तरह से कार्रवाई करने की कोशिश होती है तो फिर तगड़े तरीके से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा डीजीएमओ साहब ने। ये शक नहीं है कि हमारी सेना जो है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, सभी सक्षम है और तैयार हैं। और अभी तो हमने एक बार इनको मौका दे दिया, क्योंकि ये जो सीज फायर के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने वो रिक्वेस्ट मानी है। जबकि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि अगर कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसको हम उसको एज अ वॉर लेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसमें मतलब आज डीजीएमओ साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो मैसेज पाकिस्तान को पहुंचाना था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको समझा दिया गया है आज की ब्रीफिंग में। ठीक है। कर्नल एसएस पठानिया, डीजीएमओ की जो मीटिंग हुई उसके बाद जिस तरह से सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी ब्रीफिंग की गई कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो टारगेट और मकसद था उसे पूरा कर लिया गया है फिलहाल। देखिए आशा जी, ये अच्छी शुरुआत है कि डीजीएमओ के ऊपर जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हैं, एक वार्ता की शुरुआत होगी है सीज फायर के बाद। इट्स अ वेलकम स्टेप। और सीज फायर भी जो है ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे। उनको वो लग रहा था कि जो वो अपने आप को समझते थे और वो जो उन्होंने अपनी आर्मी की इमेज बना रखी थी और प्रोजेक्ट कर रखी थी, वो 3-4 दिन में पूरी तरह टूट गई। अभी आप ये देखिए, मैं थोड़ा सिलसिलेवार समझाता हूँ आपको कि उनकी जो एयर डिफेंस कैपेसिटी है, जब हमने 25-24 मिसाइलें फायर की उनके टेररिस्ट कैंप के अंदर, उनको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने चाइना से प्रोक्योर किया, विच इज नेवर डिपेंडेबल, तो ये उनकी रक्षा की जो अगर आप बात करें, वो दीवार थी जो पहले ही झटके में पूरी तरह से टूट गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग वो जो बोल रहे थे कि नो पाकिस्तान विल रिटेलिएट इन ए बिग वे, उन्होंने क्या किया कि कुछ ड्रोन इकट्ठे किए, कुछ चाइना से लिए, कुछ टर्की से लिए, जो फेयर ड्रोन है। उसके अंदर कुछ ड्रोन के अंदर एक्सप्लोजिव रखा, कुछ ड्रोन के अंदर सर्वेलेंस डिवाइस दी और उनको लॉन्च कर दिया। और कहीं कहीं उन्होंने मिसाइल भी लॉन्च किया। तो ये लड़ाई जो है ये लिमिटेड थी ड्रोन और मिसाइल तक, और कहीं कहीं उन्होंने अपने जेट भी स्क्रैम्बल किए जिनका उनको पूरी तरह से जवाब मिल चुका है। और जहां तक हमारा सवाल है, हमने बड़े संयम के साथ किया और हमने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमारा जो मकसद था वो टेररिस्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। और जो भी हमने कार्रवाई की थी, दे वेरी वेल कैलिब्रेटेड मेजर्स, नॉट एम्ड एट द सिविलियन कैजुअल्टीज, एम्ड एट द टेररिस्ट कैंप। और एक छोटा सा ऑपरेशन उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है। रिजल्ट हम सब लोग देख चुके हैं जी। उसके बाद जब उनको ये पता लगा कि एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी उनकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बिकॉज चाइनीज जो इनके रडार थे एयर डिफेंस के लिए, प्रोफेसर ललन प्रसाद कर रहे थे। तो अभी उनको लगा कि $15 बिलियन के साथ वो कितने दिन लड़ सकते हैं। मैंने सुना है कि $4 बिलियन उनका खर्च हो चुका है। टोटल रिजर्व उनका $15 बिलियन से भी कम है। तो उनके पास तो लड़ने की क्षमता। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, ठीक है। पठानिया जी वापस आते हैं ना। ललन प्रसाद जी, जिस तरह से कल मीटिंग की बात हो रही है, क्या लगता है कि किस तरह की वो मीटिंग रहने वाली है? देखिए, कल की मीटिंग तो क्रूशियल होगी और जो सीज फायर हुआ है उसके बारे में बातचीत होगी। और बाकी भारत ने तो बहुत पहले ही ये बात कह दी है कि सिंधु नदी के बारे में हमने जो फैसला किया है पानी रोकने का, और सिंधु समझौता को हमने रद्द किया हुआ है, वो स्टे कायम रहेगा। जो पहला स्टेप हमने लिया इनके खिलाफ। और बाकी जो ट्रेड एम्बार्गो है वो भी कायम रहेगा। पाकिस्तान से कोई सामान ना हम खरीदेंगे, ना उनका कोई सामान हम खरीदेंगे, ना हम
उनको कुछ बेचेंगे। और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, जो अभी रह भी गए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। जी जो बातें शुरू में कही गई थी वो सारी शर्तें हमारी हैं और उन शर्तों के हिसाब से ये सीज फायर माना जाएगा। अगर पाकिस्तान इस पर नहीं तैयार होता तो ये स्थिति फिर बदल सकती है। तो हमने तो जो निर्णय दिया है अब इस तरह से दिया है कि उसका असर दूरगामी होगा पाकिस्तान पर और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर वो दोबारा ऐसी इकामत उनकी और दोबारा हमारे ऊपर हमले की कोशिश की तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। संजय खन्ना जी, ऑलरेडी देखिए पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो हवाई एयर बेस थे तो उनका 1/3 एयर बेस तो हमने समाप्त कर दिया, रौंद दिया है मिट्टी में। और बाकी जो उनकी क्षमता, मारक क्षमता थी वो भी तक फिलहाल वो समाप्त कर दी गई है जी। और पाकिस्तान तब घुटनों पर आया जब पाकिस्तान ने देखा कि अब इसके आगे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते तो अमेरिका के आगे गिर आया और हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प से कराया और फिर उसके बाद चाइना से जो मदद ले रहा था उसके बल पर वो खड़ा रहा। और ज्यादा परेशानी भारत को अगर इस मामले में है तो चाइना से है, क्योंकि अगर पाकिस्तान फिर उभरता है तो चाइना के बल पर ही उभर पाएगा। अपने पास तो पाकिस्तान की जेब में पैसे नहीं है, सब जगह से कर्जे ले रहा है और कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए कर्जे ले रहा है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी, वो कह रहे हैं कि खाने के लिए वहाँ पर अब तो उधार लेने की नौबत आ गई है और सारी ठीक है चीजों में ललन कमी प्रसाद है, जी, महंगाई है और कह रहे हैं कि अगर आर्थिक सहमति दशा उनकी नहीं बहुत बन खराब है, पाती उसके है, बावजूद ठीक है ललन प्रसाद जी, ठीक है संजय खन्ना जी, सहमति अगर नहीं बन पाती है तो फिर अगला रास्ता क्या होगा? क्योंकि अगर जिन 4 चीज़ों को गिना दिया गया है ललन प्रसाद की तरफ से कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है, नागरिकों को बाहर भेजना है, वीज़ा रद्द है, उसके बाद आप देखिए जल जो है वो नहीं मिलेगा, सिंधु जल समझौते के तहत पानी बंद है, आतंकवाद पर उनका कड़ा रुख है, उसके बाद कश्मीर को लेकर कड़ा रुख है, सहमति नहीं बन पाती है तो फिर किस तरह से रहेगा? जो ललन प्रसाद जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ये शर्तें तो रखी जाएंगी। उसके साथ हमने क्या किया है कि हमने अभी तक ये बोला है कि ऑपरेशन सिंधु जो है वो अभी भी जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की फौज को डिप्लॉय करके रखेंगे, उनकी एयरफोर्स को भी डिप्लॉय करके रखेंगे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहेगा कि कहीं जो हमने कल रात को जो किया उन्होंने ड्रोन्स भेज के या फायरिंग करके, तो कहीं ऐसा हिंदुस्तान ना करे, जबकि हमारा देश ऐसा नहीं करने वाला है। पर वो शक के दायरे में जो है उनके दिमाग में ही रहेगा और वो पूरी टाइम डिप्लॉयड रहेंगे। तो इसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराएगी। और जैसे बताया गया है कि ऑलरेडी वो अंडर लॉट ऑफ लोन है, बहुत जगह से उसने लोन लिए हुए हैं और उसको चुकाने के लिए वो लोन ले रहा है। अभी ये जो बेल आउट इनको लग रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इनको जो पैसे मिल रहे हैं, तो वो बेल आउट भी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, वो टाइम लगा के जो है वो बेल आउट इनको मिलेगा। तो इनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गई है और मुझे नहीं लगता कि वो एज अ नेशन कुछ करेंगे। पर हाँ, हफीज सईद का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली में 10-12 जो हैं उनकी फैमिली के लोग मारे गए हैं और वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट की थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है और क्योंकि उसके घर वाले मारे गए हैं तो हो सकता है कि वो, क्योंकि जितने टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जैश के पास हैं और वो कंट्रोल करते हैं उनको, तो हो सकता है वो उनको हिंदुस्तान में भेज के जो है कोई आतंकी कार्रवाई कहीं पे भी करा सकते हैं। कर्नल पठानिया, ऐसा हुआ, ठीक है कर्नल पठानिया, बहुत मुश्किल। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ आतंकवादियों को भेजा जाए और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश हो, लेकिन सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि अगर आतंकवादी कोई भी गतिविधि होती है तो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। अच्छा जी, कल शाम को मैंने सुना था कि नगरोटा के अंदर कुछ टेररिस्ट मिलिटेंट घुस आए थे, कल शाम की बात है। एक्ट ऑफ वॉर ठीक है, और क्या किया हमने? और दूसरी बात ये, जो टेररिस्ट की बात करते हैं हम, ये मिलिटेंट जितनी भी तंजीमें हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड, नर्चर्ड एंड फंडेड एंड ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी।
और अगर आप ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी इनको सपोर्ट करना बंद कर देगी, वो हम गलतफहमी में जी रहे हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट द थिंग्स। और आपको ये लगता है कि मिलिटेंट एक्टिविटी रुक जाएंगी, वो कुछ नहीं होगा। देखिए अभी ये जो वॉर हुआ है, इसका डिसीजन क्या निकला है? वॉर इज फॉर ए पर्पस। या तो आप टेरिटरी एनेक्स करना चाहते हैं, या यू वांट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी टू दैट एक्सटेंट दैट ही कैन नेवर रेज हिज हैंड। इसमें हमने तो कोई अचीव नहीं किया ना। ये जो मेजर्स लिए इंडस वाटर ट्रीटी या वीजा का, नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट था उसे अचीव किया गया है। वो तो कड़े शब्दों में और साफ शब्दों में बता दिया गया कर्नल पठानिया कि ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था वो पूरा हुआ। थोड़ा हिस्ट्री समझिए। ये देखिए, मैं प्रधानमंत्री को, पूरे देश को, अपनी आर्म फोर्सेस को बधाई देता हूं। जिस तरीके की जो परफॉर्मेंस की है वो बहुत ही तारीफे काबिल है, और उसके हमने बड़े अच्छे रिजल्ट भी देखे हैं। देखिए भारत की जो इमेज थी एज ए सॉफ्ट नेशन, दैट हैज बीन ब्रोकन। नाउ इंडिया इज ए माइट व्हिच एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग। भारत का जो रिजॉल्व था कि हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, चाहे अकेले लड़ना पड़े, वो उन्होंने डिपिक्ट कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की एक जगह वेन है जिसको हम कभी भी दबा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर कल आने वाले टाइम में थोड़ा डाइल्यूशन आ जाता है तो पाकिस्तान एक मरा सा नेशन है, उसके खिलाफ। लेकिन अभी सबसे देखिए, एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट, देयर आर टू थ्रेट व्हिच इंडिया इज फेसिंग टुडे। हमें अपने घर को सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है, अपने सीमाओं की सुरक्षा करना, अपने जम्मू कश्मीर, यूटी और बाकी स्टेट की सुरक्षा के लिए। और इसके अंदर जो भी इंतजाम है, जो जहां जहां पे भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। कौन सी कमी और किस तरह से दूर होनी चाहिए? स्टिक टू 7 करोड़। कौन सी कमी और किस तरह से दूर होनी चाहिए? लीगल इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं मैडम, दे आर गोइंग टू बी अ बिग डेंजर इन टाइम टू कम। बोलिए बोलिए। आप बिल्कुल बोल रही हैं जी, कौन सी कमी और कैसे पूरी करनी है वो समझाइए। देखिए मैं बताता हूँ। एक्सटर्नल थ्रेट के मतलब है कि हम अपनी सीमाओं को उस हद तक सुरक्षा करना है कि कम जीरो इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है? एलओसी और आईबी, विच इज मैनेजेबल। इंडिया जैसे नेशन के लिए जिसके पास फॉरेन रिजर्व है $700 बिलियन का, फेंसिंग कीजिए, नाइट विजन डिवाइसेस लगाइए, एडिशनल ट्रूप्स लगाइए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद भी अगर ट्रिकल अंदर आ जाती है तो हमने ये जो अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड है और हमारा जो एरिया डोमिनेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लोकल स्पोर्ट जो है उसको पूरी तरह से बर्बाद करना पड़ेगा बाय गेटिंग द स्ट्रिंजेंट लॉ एंड ट्रीटिंग स्पोर्टर एज अ मिलिटेंट एंड मेटिंग देम दैट काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। वो तो ओजीडब्ल्यूज पर कार्रवाई तो हो ही रही है, अब स्लीपर सेल्स पर कार्रवाई हो रही है। ललन प्रसाद जी, ठीक है कर्नल पठानिया, ललन प्रसाद जी, अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि इतनी जल्दी सीजफायर लेना क्या सही था या फिर जल्दबाजी का ये कदम था? ये बार बार जानकार कह रहे हैं और ये एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर कोई कदम भलाई के लिए उठाया जाए, क्या वो सही होता है कि नहीं? देखिए, ये सवाल तो उठाया जा रहा है, ये बात ठीक है। लोगों के अंदर ये भ्रम है कि इतनी जल्दी लड़ाई कैसे खत्म कर दी गई, जबकि इसके पूरे ऑब्जेक्टिव हमने अचीव नहीं किए। ये ठीक है कि हमने उनके कुछ एयरपोर्ट खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, उनके कुछ आतंकी मार दिए, कुछ ठिकानों पर हमने हमले कर दिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का मेरा ख्याल है जो ऑब्जेक्टिव था वो खाली इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उनके ठिकानों पर हम मार के और फिर आके बैठ जाए, क्योंकि इतने से पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आएगा। और पाकिस्तान की जड़ में दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, और उसके छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में इसमें पढ़ाया जाता है हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ। और ये वो जो स्टेटमेंट उनके मुनीर ने दिया था, जो हमला हुआ उसके 2 दिन पहले, देखिए, तो आज तक तो मेरा ख्याल है कोई अच्छा नेतृत्व पाकिस्तान नहीं। तो ललन प्रसाद जी, पाकिस्तान की जनता को भी तो इस पर सोचना चाहिए कि नहीं कि आप ही की सरकार, आप ही की आर्मी अगर मदरसे के अंदर बच्चों को अपना शील्ड बना सकते हैं, एयरबस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामीणों को, आम लोगों को अपना शील्ड बना सकते हैं, तो वो सरकार या फिर आर्मी किसकी सगी है? वो तो जनता को भी सोचना चाहिए ना। ललन प्रसाद, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जो हमारे यहाँ सरकारें थी पिछले 60-70 साल में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो पाला है, ये वक्फ बोर्ड किसने पाला है? इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो प्रोविजन किया वक्फ बोर्ड के लिए,
या कॉन्स्टिट्यूशन में जो 370 की धारा लगाई वो तो हमारी सरकार ने ही लगाई। तो जो लोग हमारे सरकार में थे उन्होंने ही देश के साथ गद्दारी की है। पंडित नेहरू ने सबसे बड़ी गद्दारी तो उन्होंने की है, तिब्बत को चीन को दे दिया। उन्होंने कहा तिब्बत में तो एक तिनका घास का नहीं कुत्ता। तो पार्लियामेंट में महावीर त्यागी ने कहा था कि अगर मेरे सर पर बाल न हो तो मैं अपना सर कटवा दूं क्या। तो जहां हमारे प्रधानमंत्री लोग ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने इस तरह के फैसले लिए हैं, चीन को बहुत बड़ा दोस्त मानते थे वो। आर्मी उस वक्त भी उनको ताकीद करती रही कि आर्मी को आप ताकतवर बनाइए, और तो नेहरू जी ने कहा आर्मी की क्या जरूरत है, सब हमारे दोस्त हैं, चीन हमारा दोस्त है, ये हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, चाउ इन लाई जब आया था दिल्ली में तो बड़ा बड़ा स्वागत हुआ था उनका। पंडित नेहरू ने कैसे उनको गाड़ी में बैठा के घुमाया और लाखों पब्लिक के साथ उनकी स्वागत हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद चाउ इन लाई चाइना वापस गया, उन्होंने हमला कर दिया भारत पर, और भारत भी बहुत बड़ी एरिया कब्जे में कर ली। तो हमारा नेतृत्व तो शुरू से ऐसा रहा है, क्या करें हम, 70 साल से तो हम भुगत रहे हैं। अब एक नेतृत्व आया कि जिसने कम से कम कुछ कड़े फैसले तो लिए, 370 को हटाया, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून पास किया और 3 तलाक का कानून किया। इस तरह का कानून जो थोड़ी हिम्मत तो दिखाई। इतना बड़ा संजय खन्ना जी, ये एक पॉलिटिकल सवाल ही हो जाएगा आपसे। अब ये कहा जा रहा है कि इस तरह से सवाल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो कड़ा फैसला लिया गया, 370 को लेकर बात हुई, वक्फ बिल को लेकर बात हुई, 3 तलाक को लेकर बात हुई, राम मंदिर को लेकर बात हुई, और आज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर। देखिए ये बात तो मैं आपको एक सेकंड, ललन प्रसाद जी, एक सेकंड, ललन प्रसाद जी, एक सेकंड, संजय खन्ना जी, मैं बीच में सुन नहीं पाया, आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगे? सवाल ये है कि आपसे जुड़ा हुआ तो नहीं है क्योंकि आप तो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक सवाल है कि जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये वाजिब हैं इस समय पर? आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया वो सराहनीय कदम था? जो पहलगाम के अंदर हुआ, पुलवामा के अंदर हुआ, उड़ी के अंदर हुआ, ये उन सब का बदला था जिसमें सफलता पाई गई है। जो डीजीएमओ ने कहा कि हमारा जो टारगेट था, जो मकसद था, वो हमने पूरा कर लिया। अब आगे की तो बाद में देखी जाएगी। जी, मैं कुछ हद तक सहमत हूं इस बात से कि हमने कुछ हद तक ही अपना टारगेट अचीव किया। एक्चुअली तो हमारी मंशा थी कि उनके सभी टेररिस्ट कैंप्स और लॉन्च पैड्स जो हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करें, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पाकिस्तान को अंदेशा हो गया था कि हिंदुस्तान ऐसी कोई कार्रवाई करेगा। तो इसलिए जो ये 15 दिन का टाइम उनको मिल गया, उसके बीच में उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स हटा दिए या डिसमेंटल कर दिए, और टेररिस्ट को आम जनता के बीच में मिक्सअप करा दिया। पर जहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां पे जो ट्रेंड हो रहे थे टेररिस्ट, उनको हम टारगेट कर पाए, और वहां जैसे आज डीजीएमओ साहब ने बताया कि तकरीबन 100 के करीब टेररिस्ट को हमने न्यूट्रलाइज किया है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए इस चीज को समझने के लिए कि पूरा देश इस टाइम एकजुट है। बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसी हैं जो कि चीजों को ठीक से जनता के बीच में लाना नहीं चाहती हैं, और इसी की वजह से जो है अलग अलग सवाल और जवाब होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, और हमने सबसे बढ़िया जो काम किया है कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं होने दिया। हमने हर बार उनका जो है जवाब ही दिया है। पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की है, हमने जवाब दिया है, पर अपनी तरफ से हमने कोई भी पहल नहीं की, और जहां तक है कोई कोलैटरल डैमेज हमने नहीं किया है, और जो टेररिस्ट कैंप है सिर्फ हमने उनको टारगेट किया है। पर जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट करना शुरू किया, तब हमने रिटेलिएशन किया, और रिस्पांस में उनके जो है एयर बेसिस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं हमने डिस्ट्रॉय की। यहाँ तक आज खबरों में है कि उनका जो एयरबेस है, मेरा अभी ध्यान में नहीं आ रहा नाम, पर वहां पे उनका न्यूक्लियर जो आर्सेनल था, उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है हमारी मिसाइल के वजह से।
जिसकी वजह से कुछ घंटे बाद हमारे एक्शन के बाद जो है अमेरिका ने अपना एक एयरप्लेन वहां लैंड किया, जो कि पूरा डिटेल में ये पता कर सकता है कि न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज समझने वाली है और पॉलिटिकल पार्टीज को इस टाइम अलग अलग बयान देने की जरूरत नहीं है। हम एकजुट हैं और एकजुट हमें रहना चाहिए। कर्नल पठानिया। जी मैम। कर्नल पठानिया, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें एकजुट अब रहने की जरूरत है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा आशा जी कि ये जो हमारे, अगर हम 77 साल का अपना इतिहास देखते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये बोल्ड, जल्दी से कर्नल पठानिया, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। हाँ जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए कर्नल पठानिया। हाँ, तो समय का अभाव है। इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, ये गेम चेंजर हो सकता है आने वाले समय में, ताकि अगर हम अपना जो ऑपरेशन है उसका जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखते हैं और एक्सटर्नल एज इंटरनल थ्रेट के लिए अपनी पॉलिसी को यूज करके अपने देश की और अपने नागरिकों की सुरक्षा को इंश्योर करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल पठानिया जुड़ने के लिए। प्रोफेसर ललन जी, आपका भी धन्यवाद और संजय खन्ना जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, डीजीएमओ की तरफ से तो आज ये क्लियर कर दिया गया कि अगर किसी भी तरह की हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन राहत की सांस ये है कि सीजफायर किया गया है। अभी तक फिलहाल आप देखिए ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और साथ ही साथ बताते चलें कि कल डीजीएमओ की 12 बजे मीटिंग जरूर बताई गई है। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ होता है, फिर क्या तय होता है, ये आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।